नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और क्या कहें पेचीदा कानूनी मामले पर बात करने वाले हैं। नमस्कार। हाँ, ये मामला ऐसा है कि सुनकर लगता है कि कोई कहानी चल रही हो। बिल्कुल। सोचिए, एक सरकारी वकील हैं, उन्हें कुछ हाई प्रोफाइल लोगों के खिलाफ केस लड़ने को कहा जाता है। और फिर वही लोग मतलब आरोपी पलटकर वकील साहब पर ही केस कर देते हैं। हाँ, गजब की बात है। ये कहानी है महाराष्ट्र सरकार के वकील शेखर काका साहेब जगपत की। जी, जिन्हें बॉम्बे पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह और एक कारोबारी हैं संजय पुनामिया, उनके खिलाफ केस लड़ने की जिम्मेदारी मिली थी। वो सरकारी वकील थे उस केस में। और ट्विस्ट ये कि अब इन्हीं परमबीर सिंह और संजय पुनामिया ने वकील साहब जगपत पर एफआईआर करवा दी है। सही। ये सारी जानकारी हमें मिली है लाइव हिंदुस्तान के एक लेख से, और आज हम उसी के आधार पर इस मामले की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। हाँ, मकसद यही है कि ये पूरा मामला है क्या, इसकी परतें खोली जाएं, कैसे एक सरकारी वकील खुद ही कानूनी दांवपेच में फंस गया। और मामला इतना कैसे बढ़ गया कि सुप्रीम कोर्ट तक को दखल देना पड़ा। चलिए इसी को खंगालते हैं। तो पहले किरदारों को थोड़ा और समझ लेते हैं। शेखर काका साहेब जगपत, आपने बताया महाराष्ट्र सरकार के वकील हैं। जी। लेकिन कहते हैं 23 साल का अनुभव है इन्हें वकालत में। जी हाँ, 23 साल, ये काफी लंबा अनुभव है, खासकर सरकारी वकालत के क्षेत्र में। तो कोई नए वकील नहीं है। बिल्कुल नहीं। और जिनके खिलाफ वो केस लड़ रहे थे, परमबीर सिंह और संजय पुनामिया, ये भी जाने माने नाम है। हाँ, काफी चर्चित। और इन पर जो मूल केस था वो किसी संदूर अग्रवाल ने दर्ज करवाया था। अच्छा। उसी केस में जगपत साहब को विशेष सरकारी वकील मतलब स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनाया गया था। तो शुरुआत में तो मामला सीधा लग रहा था, एक शिकायतकर्ता, 2 आरोपी और सरकार की तरफ से एक अनुभवी वकील। बिल्कुल। लेकिन फिर जैसा आपने कहा, कहानी पलट गई। आरोपी पक्ष से संजय पुनामिया ने वकील जगपत के खिलाफ ही एफआईआर दर्ज करवा दी। ये थोड़ा अजीब नहीं है? मतलब आरोपी ही वकील पर एफआईआर कर दे। अजीब तो है ही और काफी असामान्य भी। तो एफआईआर में आरोप क्या लगाया गया है, किस बिना पे एफआईआर हुई? आरोप देखिए काफी गंभीर है। एफआईआर में कहा गया है कि वकील जगपत ने परमबीर सिंह वाले केस में जो अपनी नियुक्ति करवाई थी, मतलब विशेष सरकारी वकील बनने के लिए, उसके लिए उन्होंने कथित तौर पर एक जाली मतलब फर्जी पत्र का इस्तेमाल किया। अरे, मतलब अपनी नियुक्ति पर ही सवाल उठा दिया, वो भी धोखाधड़ी का आरोप लगाकर। जी हाँ, ये सीधा उनके पेशेवर करियर और उनकी साख पर हमला है। जाहिर है जगपत साहब चुप तो नहीं बैठे होंगे। उन्होंने क्या किया फिर? नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने इन आरोपों को चुनौती दी और अपने खिलाफ जो एफआईआर हुई थी उसे रद्द करवाने के लिए वो सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। सीधे सुप्रीम कोर्ट? हाई कोर्ट क्यों नहीं? हाँ, ये एक अहम बात है इस केस की। हम इस पर आते हैं। पहले ये देख लें कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा क्या। उनके वकील गौरव अग्रवाल पेश हुए। ओके, क्या दलीलें दी उन्होंने? उनकी तरफ से कहा गया कि ये पहली बार नहीं है कि संजय पुनामिया उन्हें निशाना बना रहे हैं। अच्छा, मतलब कोई पुरानी हिस्ट्री है? जी, उन्होंने बताया कि पुनामिया पहले भी कई बार उनके खिलाफ शिकायतें कर चुके हैं अलग अलग जगह। लेकिन वो सारी शिकायतें बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा ने जांच के बाद खारिज कर दी थी। तो उनका कहना था कि ये एफआईआर भी उसी पैटर्न का हिस्सा है, शायद उन्हें परेशान करने के लिए या केस से हटाने के लिए। ये तो बड़ा पॉइंट है। अगर पहले की शिकायतें खारिज हो चुकी हैं तो इस नई एफआईआर की मंशा पर सवाल उठता है। पुलिस की कार्रवाई पर भी कुछ कहा उन्होंने? हाँ, बिल्कुल। ये उनकी दलील का एक और मजबूत पहलू था। उन्होंने कहा कि पुलिस ने एफआईआर करने से पहले कोई प्राथमिक जांच, जिसे प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कहते हैं, वो की ही नहीं। बिना जांच के? हाँ, जबकि पुलिस जानती थी कि वो एक सीनियर वकील है, 23 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, सरकार के पैनल में है। तो उनका तर्क था कि इतने अनुभवी सरकारी वकील के खिलाफ, वो भी तब जब वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, बिना किसी शुरुआती छानबीन के सीधे एफआईआर दर्ज कर लेना, ये प्रक्रिया का उल्लंघन है। क्या कानूनन ऐसा जरूरी है कि प्राथमिक जांच हो? हाँ, देखिए, सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला है डी ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार। हाँ, सुना इसके बारे में। उसमें साफ निर्देश हैं कि कुछ मामलों में, खासकर जब आरोप सरकारी अधिकारियों या पेशेवरों पर लगे हों, तो एफआईआर से पहले एक प्राथमिक जांच होनी चाहिए, ये देखने के लिए कि पहली नजर में कोई अपराध बनता भी है या नहीं। तो जगपत साहब का कहना था कि उनके केस में ये नहीं हुआ। बिल्कुल, यही उनकी शिकायत थी। ठीक है, अब वापस उस सवाल पर आते हैं कि वो सीधे सुप्रीम कोर्ट क्यों गए, हाई कोर्ट क्यों नहीं? हाँ, तो हुआ ये कि वो पहले बॉम्बे हाई कोर्ट ही गए थे। अच्छा, गए थे जी, लेकिन वहां मामला एक तरह से फंस गया। लेख बताता है कि बॉम्बे हाई कोर्ट के जजों ने इस याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया, रिक्यूज कर लिया। रिक्यूज
एक जज ने या कई ने? लेख में स्पष्ट नहीं है कितनों ने, पर ऐसा लगता है कि मामला आगे बढ़ ही नहीं पाया। जजों ने खुद को सुनवाई से अलग कर लिया। इसका कोई कारण बताया गया, क्यों अलग कर लिया? लेख में कारण नहीं दिया गया है। रिक्यूजल के कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है कोई हितों का टकराव हो, या किसी पक्ष को पहले से जानते हो, या कोई भी ऐसी वजह जिससे लगे कि निष्पक्ष सुनवाई नहीं हो पाएगी। लेकिन इसका नतीजा क्या हुआ अगर जज हटते गए तो? नतीजा ये हुआ कि जगपत साहब की जो एफआईआर रद्द करने की याचिका थी, वो बॉम्बे हाईकोर्ट में पिछले 1 साल से बस पड़ी रही, लंबित। कोई सुनवाई नहीं हुई। 1 साल? ये तो बहुत लंबा समय है। जी हाँ, और जाहिर है जब किसी की इज्जत और करियर दांव पर हो तो 1 साल बहुत होता है। इसीलिए शायद उन्हें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। समझ गया। हाई कोर्ट में रास्ता बंद दिखा तो सुप्रीम कोर्ट गए। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? देश की सबसे बड़ी अदालत ने क्या रुख अपनाया? सुप्रीम कोर्ट ने मामले की गंभीरता को समझा। चीफ जस्टिस BR गवई और जस्टिस K विनोद चंद्रन की बेंच थी। उन्होंने इस देरी पर ध्यान दिया और उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को एक तरह से निर्देश दिया है। क्या निर्देश? 2 विकल्प दिए हैं। पहला, या तो वो बेंच इस केस को वापस ले ले जिसने रिक्यूज किया था, ताकि सुप्रीम कोर्ट खुद जल्दी सुनवाई कर सके। अच्छा। या फिर दूसरा विकल्प ये है कि बॉम्बे हाईकोर्ट खुद ही प्राथमिकता के आधार पर इस मामले की जल्द से जल्द सुनवाई पक्की करे। अरे वाह, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई अब ये मामला लटकेगा नहीं, या तो हम सुनेंगे या आप फौरन सुनिए। बिल्कुल, ये काफी कड़ा रुख है और ये दिखाता है कि सुप्रीम कोर्ट न्यायिक प्रक्रिया में हो रही देरी को लेकर चिंतित है। हाँ, ये तो बहुत जरूरी कदम लगता है। जी, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड वाली बात है। देर से मिला न्याय तो अन्याय जैसा ही है। सुप्रीम कोर्ट ने शायद यही संदेश दिया है। अब थोड़ा इस मामले के विश्लेषण पर आते हैं। एक कानूनी नजरिए से देखें तो ये कितना आम है कि आरोपी पक्षी वकील पर मुकदमा कर दे? देखिए, कानूनी तौर पर तो कोई भी शिकायत कर सकता है, इसमें कोई रोक नहीं है। हाँ, वो तो है। लेकिन व्यवहारिक रूप से ये बहुत ही असामान्य है, एक्सट्रीमली अनयूजुअल। खासकर जब आरोपी हाई प्रोफाइल हो और वो सरकारी वकील पर ही आरोप लगा दे जो उनके खिलाफ केस लड़ रहा है। इसके पीछे कोई रणनीति हो सकती है? मतलब हम अंदाजा नहीं लगा रहे, पर कानूनी दुनिया में इसे कैसे देखा जाता है? हाँ, अक्सर इसे एक डिफेंसिव स्ट्रैटेजी की तरह देखा जाता है, मतलब अपनी रक्षा के लिए उठाया गया कदम। किस तरह की स्ट्रैटेजी? कई मकसद हो सकते हैं, जैसे मुख्य केस से ध्यान भटकाना, या फिर सरकारी वकील पर दबाव बनाना, उनकी हिम्मत तोड़ना। क्या इसका असर वकीलों के हौसले पर पड़ सकता है, जो सरकारी वकील हैं? बिल्कुल पड़ सकता है। अगर वकीलों को ये लगने लगे कि अगर वो किसी बड़े या संवेदनशील मामले में सरकार की पैरवी करेंगे तो उन्हें खुद झूठे मुकदमों में फंसाया जा सकता है। तो वो डरेंगे ऐसे केस लेने से? हाँ, इसे चिलिंग इफेक्ट कहते हैं। वकील कतराने लगेंगे मुश्किल केस लेने से। ये न्याय के लिए अच्छा नहीं है। और ये जो जवाबी कार्रवाई होती है, FIR वगैरह, इसका पूरी कानूनी प्रक्रिया पर क्या असर होता है? उसकी पवित्रता पर, उसकी गति पर? असर तो पड़ता है। एक तो जैसा कहा, मूल केस धीमा हो जाता है, वकील का ध्यान बढ़ जाता है। हाँ। दूसरा, कोर्ट पर बोझ बढ़ता है, एक और नया मुकदमा। तीसरा, ये पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, धुंधला करने की कोशिश जैसा लगता है। असल मुद्दा पीछे छूट जाता है और वकील की भूमिका पर बहस होने लगती है। ये निष्पक्ष और तेज न्याय में एक बाधा है। और ये जो बॉम्बे हाईकोर्ट में मामला 1 साल तक अटका रहा, जज खुद को अलग करते रहे, ये हमारी व्यवस्था के बारे में क्या बताता है? देखिए, जजों का रिक्यूज करना अपने आप में गलत नहीं है। ये निष्पक्षता के लिए जरूरी भी हो सकता है। हाँ, वो तो है। लेकिन जब ये बार बार हो और मामला साल भर खिंच जाए तो ये सिस्टम में कहीं ना कहीं कुछ दिक्कतों की तरफ इशारा करता है। शायद केसों के बंटवारे में या सुनवाई की प्रक्रिया में कुछ ऐसी चुनौतियां हैं जिनसे अप्रत्याशित देरी हो सकती है। और इसलिए सुप्रीम कोर्ट का दखल देना और महत्वपूर्ण हो जाता है ना? बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट का ये कदम सिर्फ इस केस के लिए नहीं है, ये एक बड़ा संदेश भी देता है। क्या संदेश? कि भाई, निचली अदालतों में अगर बेवजह देरी हो रही है तो उच्च न्यायपालिका नजर रखे हुए है और जरूरत पड़ने पर दखल देगी। ये एक तरह से न्यायिक जवाबदेही भी तय करता है। एक बात और थी, जगपत साहब का तर्क कि उनके जैसे अनुभवी सरकारी वकील पर बिना प्राथमिक जांच के FIR हुई, अगर ये सच है तो इसके क्या मायने हैं? देखिए, बिना पूरी जांच के कुछ कहना मुश्किल है, पर अगर उनका दावा सही है कि ललिता कुमारी गाइडलाइंस का पालन नहीं हुआ, तो कई सवाल उठते हैं। क्या पुलिस पर कोई दबाव था? क्या प्रक्रिया का पालन करने में कोई लापरवाही हुई? या पुलिस को सच में लगा कि मामला इतना गंभीर है कि फौरन FIR करनी चाहिए? ये सब अब कोर्ट देखेगा। अगर कोर्ट को लगता है कि प्राथमिक जांच जरूरी थी और नहीं हुई,
तो ये एफआईआर रद्द होने का एक मजबूत आधार बन सकता है। मतलब प्रोसीजर भी उतना ही जरूरी है। बिल्कुल, प्रक्रियात्मक न्याय, सब्सटेंटिव न्याय जितना ही महत्वपूर्ण है। तो कुल मिलाकर ये मामला सिर्फ एक एफआईआर का नहीं है, इसमें कानूनी दांवपेच हैं, प्रोसीजर के सवाल हैं, कोर्ट में देरी का मुद्दा है और हाई प्रोफाइल लोगों के शामिल होने का एंगल भी है। सही कहा आपने। ये एक तरह की केस स्टडी है जिसमें हमारे लीगल सिस्टम के कई मुश्किल पहलू एक साथ दिख रहे हैं, और इसमें एक सरकारी वकील के अधिकार और उसकी सुरक्षा का सवाल भी है, जो निष्पक्ष न्याय के लिए बहुत जरूरी है। चलिए तो इस पूरी चर्चा को समेटते हैं। हमने देखा कि कैसे एक अनुभवी सरकारी वकील शिखर काका साहिब जगपत, जो परमबीर सिंह और संजय पुनामिया के खिलाफ केस लड़ रहे थे, उन्हीं आरोपियों ने उन पर कथित फर्जी नियुक्ति पत्र इस्तेमाल करने का आरोप लगाकर एफआईआर करवा दी। और उस एफआईआर को रद्द करवाने की उनकी याचिका हाईकोर्ट में 1 साल अटकी रही, क्योंकि जज सुनवाई से हटते रहे। जी, आखिरकार मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट को कहा है कि या तो केस हमें दो या फौरन सुनवाई करो। तो अब उम्मीद है कि इस पर जल्द कोई नतीजा निकलेगा। हाँ, अब या तो सुप्रीम कोर्ट सुनेगा या हाई कोर्ट को तेजी दिखानी होगी। ये पूरा मामला एक बड़ा सवाल हमारे सामने छोड़ जाता है सोचने के लिए। क्या सवाल? कि जब न्याय दिलाने वाली कानूनी प्रक्रियाएं ही आपस में लड़ने का हथियार बन जाएं, खासकर उन मामलों में जहां शक्तिशाली लोग शामिल हों, तो फिर आम आदमी के लिए न्याय कितना सुलभ रह जाता है। ये बहुत गहरा सवाल है। क्या ऐसी घटनाएं सिस्टम में एक तरह का असंतुलन दिखाती हैं, जहां पैसे और पहुंच का इस्तेमाल करके प्रक्रिया को मोड़ा जा सकता है? और जैसा हमने पहले कहा, क्या ये ईमानदार वकीलों को डरा सकता है, उन्हें मुश्किल केस लेने से रोक सकता है? ये सिर्फ एक कानूनी केस नहीं, यह हमारी न्याय व्यवस्था के स्वास्थ्य का एक लिटमस टेस्ट भी हो सकता है। इस पर सोचना जरूरी है।